गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह बल दोनों पिंडों के मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। जबकि ए और बी दो पिंड है और इन पे लगने वाला जो बल है दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में, जैसे ए की दिशा इस तरफ है उस पे लगने वाले बल और बी पे लगने वाले बल की दिशा इस तरफ। तो इसके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो F बराबर E गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक पूरे एम कैपिटल एम ए पिंड ए का द्रव्यमान पूरे स्मॉल एम पिंड बी का द्रव्यमान बटे टी स्क्वायर ए और बी के बीच की दूरी सेंटर से उनकी केंद्र से पिंड ए और बी के पृथ्वी तथा उसके सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए सूत्र है। ये सूत्र है F बराबर G गुणे एम ए गुणे स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर। जी कैपिटल जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है जिसका मान होता है 6.7 गुणे 10 के घात 11 न्यूटन मीटर वर्ग बटे किलोग्राम वर्ग। एम ई पृथ्वी का द्रव्यमान है और द्रव्यमान होता है पृथ्वी का 6 गुणे 10 के घात 24 किलोग्राम और स्मॉल एम वस्तु का द्रव्यमान। जबकि पृथ्वी की सतह पर वस्तु रखी गई है तो पृथ्वी के केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी जो होगी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी जो कि आर है, कैपिटल आर, और इसका मान होता है 6.4 गुणे 10 के घात 6 मीटर। मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं? जब किसी वस्तु को किसी मीनार या मकान की छत से मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो वस्तु पृथ्वी के आकर्षण के कारण बढ़ते हुए वेग से पृथ्वी की तल की ओर गिरती है। पृथ्वी के आकर्षण के कारण किसी वस्तु का मुक्त रूप से पृथ्वी की तल की ओर गिरना मुक्त पतन कहलाता है। तो ये एक मकान है, मकान की छत से कोई वस्तु इस तरह से गिरा तो ये पृथ्वी का तल है। तो पृथ्वी के तल पे जो द्वारा आकर्षण बल है उस आकर्षण के कारण ये वस्तु बढ़ते हुए वेग से इस तल पर गिरती है। तो इस तरह से इस आकर्षण बल के अंतर्गत पृथ्वी के वस्तु के गिरने की मुक्त रूप से गिरने की को हम मुक्त पतन कहते हैं। तो पृथ्वी त्वरण से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी के आकर्षण के कारण पृथ्वी की तल की ओर गिरती हुई किसी वस्तु का त्वरण, ये गिरती हुई वस्तु का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ऐसे जी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं और पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा भार में क्या किसी वस्तु में निहित द्रव्य की मात्रा उसका द्रव्यमान कहलाता है या फिर किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। यह एक अदिश राशि है, परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। भार एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है क्योंकि भार किसी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है जो कि प्रत्येक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है, जिससे भार का मान भी स्थान स्थान पर बदलता रहता है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम है जबकि भार का एसआई मात्रक न्यूटन है जो कि बल का मान। द्रव्यमान और भार में सबसे बेसिक फर्क है कि द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान, अब अगर आप किसी वस्तु को पृथ्वी से किसी और ग्रह पर लेके जाते हैं तो उसके द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे चंद्रमा पे लेके गए तो चंद्रमा पे भी वही द्रव्यमान होगा जो पृथ्वी पे था, लेकिन उस वस्तु का भार बदल जाए क्योंकि चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण जो होता है पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है, 1/6 गुना है, मतलब कि छठा भाग। तो चंद्रमा पे जो पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण g है तो चंद्रमा पे g/6 है, तो उसका भार भी, मतलब अगर चंद्रमा पे उस वस्तु का पृथ्वी पे वस्तु का भार me है तो चंद्रमा पे उसका भार me/6 हो जाएगा। द्रव्यमान और भार में सबसे बेसिक फर्क यह है कि अब आप किसी वस्तु को पृथ्वी से लेके कहीं और किसी ग्रह पे लेके जाइए, जैसे कि चंद्रमा पे लेके जाइए, तो वस्तु का द्रव्यमान वही रहेगा, बदलेगा नहीं, लेकिन भार बदल।
क्योंकि भार, किसी वस्तु का भार P पर निर्भर करता है, और P मतलब गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण G है, तो चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो G/6 होगा, क्योंकि चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना है, तो G/6 होगा चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण। अर्थात चंद्रमा पर वस्तु का जो भार होगा, पृथ्वी पर वस्तु का भार जैसे कि W है, तो चंद्रमा पे वस्तु का भार W/6। मतलब अगर चंद्रमा पृथ्वी पे वस्तु का भार 30 न्यूटन है, तो चंद्रमा पे उस वस्तु का भार होगा 30 न्यूटन, 30/6, तो 6×30 5 न्यूटन चंद्रमा पर उस वस्तु का भार, क्योंकि W बराबर होता है वस्तु का भार M/G। M कांस्टेंट है, W G पर निर्भर करता है। G अगर G/6 है, तो मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण 1/6 गुना हो गया, तो भार भी 1/6 गुना हो जाएगा। तो अर्थात 30 का 1/6 5 न्यूटन चंद्रमा पर वस्तु का भार। अगर उस वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 न्यूटन है, तब किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है? मान लीजिए कि उस वस्तु का द्रव्यमान है m, तो अनद्रव्यमान की उस वस्तु पृथ्वी पर भार उस अनद्रव्यमान की वस्तु का पृथ्वी पर भार बराबर W E लेते हैं अर्थ पर। तो मान लो उस अनद्रव्यमान की वस्तु का पृथ्वी पर भार WE, जो कि बराबर है उस वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल Fe, उस पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होगा वो भार। तो Fe ये बराबर है कैपिटल G गुरुत्वीय स्थिरांक और कैपिटल M या Me अर्थ का द्रव्यमान, और उस वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m बटे r²। r क्या है? r है पृथ्वी की त्रिज्या, जो कि वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी को, वस्तु और पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी को दिखाता है, दर्शाता है r। तो समझने में आसानी हो इसके लिए हम इसको RE लेते हैं। RE का ME पृथ्वी का द्रव्यमान और RE पृथ्वी की त्रिज्या है। तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार, चंद्रमा पर वस्तु का भार WM, मून पर WM बराबर FM बराबर कैपिटल G और M स्मॉल m। इसको इस तरह से लिखें, ये चंद्रमा का द्रव्यमान है, ये वस्तु का द्रव्यमान बटे चंद्रमा की त्रिज्या RM का वर्ग। इसे ले लें समीकरण 1 और इसे समीकरण, यहाँ M चंद्रमा का द्रव्यमान और RM चंद्रमा की त्रिज्या है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो WE बटे WM बराबर, तो ये WE WM के भाग देंगे तो इस पक्ष में भी भाग जाएगा, तो G तो ये दोनों में कॉमन कट जाएगा, और ME और ये वस्तु का द्रव्यमान ये भी कट जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे? ME बटे MM गुणा RM बटे RE का होल वर्ग, का पूर्ण वर्ग, होल स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 100 गुना है। पृथ्वी का द्रव्यमान ME चंद्रमा के द्रव्यमान का MM का 100 गुना, मतलब ME बटे MM बराबर
100 और पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या की 4 गुनी है। पृथ्वी की त्रिज्या RE बटे RM बराबर 4। दोनों का अनुपात 4 है। इन दोनों का अनुपात 100 है क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 100 गुना और पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या की 4 गुनी है। ये हम समीकरण 3 लेते हैं। तो समीकरण 3 में ME बटे MM का मान और RE बटे RM का मान रखेंगे। तो क्या होगा, WE बटे WM बराबर 100 गुणा RM बटे RE और ये RE बटे RM, तो 1 बटे 4 का वर्ग बराबर 100 बटे 16। तो यहाँ पे WE और WM का जो अनुपात है 100 बटे 16 प्राप्त हुआ। उसको उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे, WM बटे WE बराबर 16 बटे 100 बराबर 1 बटे 6। अप्रॉक्स वैल्यू 1 बटे 6, मैंने अप्रॉक्स किया है, लगभग, ये लगभग है, लगभग। और WM बटे W मतलब कि वस्तु का चंद्रमा पर भार और ये WE वस्तु का पृथ्वी पर भार। तो वस्तु का चंद्रमा पर भार WM वस्तु का पृथ्वी पर भार WE का 1 बटा 6 गुना, 1 बटे 6 गुणे WE बराबर WE बटे 6। तो WM बराबर WE बटे 6। WM वस्तु का चंद्रमा पर भार वस्तु के पृथ्वी पर भार के 1 बटा 6 गुना है और ये लगभग है, अप्रॉक्स। अतः चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1 बटा 6वां भाग है। एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? जब स्कूल बैग को उसके साथ लगी एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से उठाते हैं तो हाथ और डोरी के मध्य संपर्क क्षेत्रफल बहुत कम होता है तथा स्कूल बैग के भार के कारण हमारे हाथ पर दाब अधिक पड़ता है, क्योंकि जब बल छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो दाब अधिक होता है और इसी कारण से स्कूल बैग की को पतली डोरी से बनी पट्टी की सहायता से उठाना कठिन होता है। जैसे कि हम जानते हैं दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। तो जब क्षेत्रफल यहाँ पे संपर्क क्षेत्रफल हाथ के साथ उस डोरी का कम है तो क्षेत्रफल कम है तो दाब बढ़ जाएगा। प्रणोद क्या होता है, एक डायरेक्शन में एक ही दिशा में जब कोई बल लग रहा है तो उसको प्रणोद कहते हैं। तो क्षेत्रफल कम हुआ तो दाब बढ़ गया। इसके नाते हमें जब हम उस बैग को उठाते हैं तो उस रस्सी के कारण हमें गड़न चुभन सी महसूस होती है, तो हमको दिक्कत होती है, नहीं होती है। उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? जब किसी वस्तु को किसी तरल पदार्थ जल में डुबोते हैं तो उस वस्तु पर ऊपर की दिशा में एक बल लगता है और यह बल वस्तु द्वारा हटाए गए तरल पदार्थ जल के भार के बराबर, तरल पदार्थ या जल के भार के बराबर होता है। तो वस्तु पर ऊपर की तरफ लगने वाले इस बल को उत्प्लावकता बल या उत्प्लावन बल कहते हैं। यदि तरल पदार्थ का घनत्व अधिक है तो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल पदार्थ का भार भी अधिक होगा, अर्थात उत्प्लावन बल अधिक हो जाएगा। एक टब है, इसमें पानी भरा हुआ है। जब हम किसी वस्तु को इसमें डुबोते हैं तो वस्तु के द्वारा इस वस्तु के अपने आयतन के बराबर जल को हटाती है। अब ये जो जल हटा उस जल के भार के बराबर ये उसके इस वस्तु पर ऊपर की तरफ एक बल लगेगा और वस्तु का भार नीचे की तरफ, अर्थात गुरुत्व बल वस्तु के भार के बराबर होता है और वस्तु का भार नीचे की तरफ लगेगा। ये उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ जो बराबर है इस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर। उत्प्लावन, तो ये उत्प्लावन बल इस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर की तरफ कार्य करेगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि वस्तु का भार नीचे की तरफ जो कि
गुरुत्वीय बल होता है उस नीचे की तरफ कार्य करेगा। अगर यहीं पे अगर इस वस्तु द्वारा हटाए गए जल का जो घनत्व है या जो जल का घनत्व अगर इस क्या कहें तरल पदार्थ का जो घनत्व है अगर अधिक है, इस स्थिति में जो जल का भार होगा इस वस्तु द्वारा हटाए गए वह अधिक होगा इस वस्तु की तुलना में, अर्थात ये वस्तु तैरने लगेगी और उस स्थिति में उत्प्लावन बल अधिक गुरुत्व बल की तुलना में या भार की तुलना में वस्तु के भार की। पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है? जब किसी वस्तु को पानी की साथ पर रखा जाता है या फिर पानी में डुबोया जाता है तो यदि वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का भार वस्तु के भार से अधिक है, अर्थात पानी का घनत्व वस्तु के घनत्व से अधिक है, तो इस स्थिति में वस्तु तैरती रहेगी। यदि वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का भार वस्तु के भार से कम है, अर्थात वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, तो इस स्थिति में वस्तु पानी में डूब जाएगी। जैसे कि ये वस्तु है, इस वस्तु को मैंने पानी में डुबोया, तो अगर इस पानी का घनत्व इस वस्तु के घनत्व से अधिक, तो इस स्थिति में इस वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का भार वस्तु के भार की तुलना में अधिक होगा और अर्थात वस्तु तैरने लगेगी। लेकिन एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? जब स्कूल बैग को उसके साथ लगी एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से उठाते हैं तो हाथ और डोरी के मध्य संपर्क क्षेत्रफल बहुत कम होता है तथा स्कूल बैग के भार के कारण हमारे हाथ पर दाब अधिक पड़ता है, क्योंकि जब बल छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो दाब अधिक होता है और इसी कारण से स्कूल बैग को पतली डोरी से बनी पट्टी की सहायता से उठाना कठिन होता है। जैसे कि हम जानते हैं दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। तो जब क्षेत्रफल यहाँ पे संपर्क क्षेत्रफल हाथ के साथ उस डोरी का कम है तो क्षेत्रफल कम है तो दाब बढ़ जाएगा। प्रणोद क्या होता है, एक डायरेक्शन में एक ही दिशा में जब कोई बल लग रहा है तो उसको प्रणोद कहते हैं। तो क्षेत्रफल कम हुआ तो दाब बढ़ गया, इसके नाते हमें जब हम उस बैग को उठाते हैं तो उस रस्सी के कारण हमें गड़न चुभन सी महसूस होती है, तो हमको दिक्कत होती है, नहीं होती है। उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? जब किसी वस्तु को किसी तरल पदार्थ जल में डुबोते हैं तो उस वस्तु पर ऊपर की दिशा में एक बल लगता है और यह बल वस्तु द्वारा हटाए गए तरल पदार्थ जल के भार के बराबर तरल पदार्थ या जल के भार के बराबर होता है। तो वस्तु पर ऊपर की तरफ लगने वाले इस बल को उत्प्लावकता बल या उत्प्लावन बल कहते हैं। यदि तरल पदार्थ का घनत्व अधिक है तो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल पदार्थ का भार भी अधिक होगा, अर्थात उत्प्लावन बल अधिक हो जाएगा। एक टब है, इसमें पानी भरा हुआ है, जब हम किसी वस्तु को इसमें डुबोते हैं तो वस्तु के द्वारा इस वस्तु के अपने आयतन के बराबर जल को हटाती है। अब ये जो जल हटा उस जल के भार के बराबर ये उसके इस वस्तु पर ऊपर की तरफ एक बल लगेगा और वस्तु का भार नीचे की तरफ, अर्थात गुरुत्वीय बल वस्तु के भार के बराबर होता है और वस्तु का भार नीचे की तरफ लगेगा। ये उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ जो बराबर है इस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर। उत्प्लावन, तो ये उत्प्लावन बल इस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर की तरफ कार्य करेगा और जैसे कि आप जानते हैं कि वस्तु का भार नीचे की तरफ जो कि गुरुत्वीय बल होता है उस नीचे की तरफ कार्य करेगा। अगर यहीं पे अगर इस वस्तु द्वारा हटाए गए जल का जो घनत्व है या जो जल का घनत्व अगर इस क्या कहें तरल पदार्थ का जो घनत्व है अगर अधिक है, इस स्थिति में जो जल का भार होगा इस वस्तु द्वारा हटाए गए वह अधिक होगा इस वस्तु की तुलना में, अर्थात ये वस्तु तैरने लगेगी और उस स्थिति में उत्प्लावन बल अधिक गुरुत्व बल की तुलना में या भार की तुलना में वस्तु के भार की। पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है? जब किसी वस्तु को पानी की साथ
पर रखा जाता है या फिर पानी में डुबोया जाता है, तो यदि वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का भार वस्तु के भार से अधिक है, अर्थात पानी का घनत्व वस्तु के घनत्व से अधिक है, तो इस स्थिति में वस्तु तैरती रहेगी। यदि वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का भार वस्तु के भार से कम है, अर्थात वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, तो इस स्थिति में वस्तु पानी में डूब जाएगी। जैसे कि ये वस्तु है, इस वस्तु को मैंने पानी में डुबोया, तो अगर इस पानी का घनत्व इस वस्तु के घनत्व से अधिक, तो इस स्थिति में इस वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का भार वस्तु के भार की तुलना में अधिक होगा और अर्थात वस्तु तैरने लगेगी। लेकिन अगर ये पानी का घनत्व वस्तु के घनत्व से कम है, अर्थात वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का भार वस्तु के भार से कम है, तो वस्तु एक तुला वेटिंग मशीन पर आप अपना द्रव्यमान 42 किलोग्राम नोट करते हैं, तो क्या आपका द्रव्यमान 42 किलोग्राम से अधिक है या कम? वास्तव में हमारा द्रव्यमान 42 किलोग्राम से अधिक है। जब हम अपना भार एक कमानीदार तुला से मापते हैं, तो वायु द्वारा हमारे शरीर पर ऊपर की तरफ कुछ प्लावन बल लगता है, जिसके कारण हमारा भार कुछ कम हो जाता है। मतलब कि जैसे कि आप वस्तु को जल में डुबोते हैं, तो वस्तु पर उस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर एक बल ऊपर की तरफ लगता है, जो कि प्लावन बल। उसी तरह वायु में भी हमारे शरीर द्वारा हटाए गए वायु के भार के बराबर ऊपर की तरफ प्लावन बल, और इसके कारण तुला पे हमारा जो वास्तविक भार है, वास्तविक द्रव्यमान है, वो कम वास्तविक रूप से जो हमारा द्रव्यमान है उसकी तुलना में हमारा भार जो तुले पे कम प्रतीत। आपके पास एक रुई का बोरा तथा एक लोहे की छड़ है। तुला पर मापने पर दोनों 100 किलोग्राम द्रव्यमान दर्शाते हैं, तो वास्तविकता में एक दूसरे से भारी। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा भारी है और क्यों? वास्तव में रुई का बोरा लोहे के अपेक्षा भारी होगा, क्योंकि रुई के बोरे का आयतन अधिक होने के कारण रुई के बोरे द्वारा हटाए गए वायु का भार लोहे के छड़ के द्वारा हटाए गए वायु के भार से अधिक। इससे वायु में रुई के बोरे के भार में अधिक कमी होती है, लेकिन दोनों का वायु में भार जो है समान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वास्तव में रुई के बोरे का भार लोहे की छड़ के अधिक। मतलब कि यहाँ पे एक रुई का बोरा है और लोहे की छड़, तो रुई का बोरा जो है उसका आयतन काफी अधिक होगा, तो अर्थात वायु उसके द्वारा हटाया गया वायु का भार अधिक है। जब वायु का भार अधिक है, तो उस पर उस रुई के बोरे पर उत्प्लावन बल अधिक लगेगा, जिसके कारण उसका जो भार है वो कम वास्तविक भार की। और यहाँ पे क्या है कि दोनों का भार 100 किलोग्राम तुला पे दर्शाया गया, जो लोहे की छड़ और रुई के बोरे। इसका मतलब हुआ कि रुई के बोरा का जो भार है, वास्तविक भार है, वह लोहे की छड़ की तुलना में